नमस्ते। कभी ये सोचा है कि हम इतिहास को कहाँ से गिनना शुरू करते हैं? मतलब वो कौन सा पल होता है जब हम कहते हैं हाँ, यहाँ से इतिहास शुरू हुआ। खैर, दक्षिण भारत के लिए ये कहानी शुरू होती है संगम युग से। इसके ठीक पहले का जो दौर था उसे हम महापाषाण काल कहते हैं। मतलब वो प्रागैतिहासिक समय जब लोग बड़े बड़े पत्थरों के स्मारक बनाते थे। तो फिर सवाल यही है ना, कि आखिर वो क्या चीज़ है जो प्री हिस्ट्री को हिस्ट्री बना देती है? ऐसी कौन सी लकीर है जिसे पार करते ही हम कहते हैं कि अब हम इतिहास में आ गए हैं? और देखिए, प्राचीन दक्षिण भारत के मामले में इसका जवाब बड़ा ही खूबसूरत है। इसका जवाब है कविता। जी हाँ, साहित्य। ये असल में कवियों की महफिलें और उनकी लिखी हुई कविताएं ही थीं जिन्होंने इस पूरे युग को एक पहचान दी और हमें कह सकते हैं कि अतीत की धुंध से निकालकर इतिहास की पहली बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाई। तो चलिए अब गोता लगाते हैं संगम युग की इसी दिलचस्प दुनिया में। समझने की कोशिश करते हैं कि ये युग आखिर था क्या और क्यों ये आज भी इतना अहमियत रखता है। तो संगम युग, अगर हम इसे एक टाइमलाइन पर रखें तो ये मोटे तौर पर तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी सदी ईसवी तक का दौर था, यानी लगभग 600 साल। ये इलाका था कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण का, और यही वो क्रूशल टाइम था जब इस पूरे इलाके ने, आप कह सकते हैं कि प्री हिस्ट्री से निकलकर हिस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था। लेकिन इस युग का नाम संगम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं? इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा सार इसके नाम में ही छिपा है। और ये नाम हमें सीधा ले जाता है उन मशहूर कवि सम्मेलनों तक जिन्होंने इस पूरे दौर को एक शक्ल दी। संगम शब्द का सीधा सा मतलब है सभा या अकादमी। ये तमिल कवियों की अकादमियां हुआ करती थीं और इन्हें संरक्षण मिलता था मदुरै के पांड्य राजाओं का। सोचिए, एक जगह जहां उस दौर के सबसे बड़े बड़े विद्वान और कवि इकट्ठा होते थे और बेहतरीन साहित्य रचते और उसे सहेजते थे। अब जो पुरानी तमिल कथाएं हैं वो बताती हैं कि ऐसी 3 बड़ी बड़ी सभाएं हुईं, 3 संगम। कहते हैं कि पहले संगम में तो देवता और बड़े बड़े ऋषि मुनि शामिल हुए थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसका लिखा हुआ कुछ भी हम तक नहीं पहुंच पाया। दूसरे संगम का भी बस एक ही ग्रंथ बचा है हमारे पास, तोलकाप्यम। तो असल में जो भी साहित्यिक खजाना आज हमारे पास है और जिससे हम इस युग को समझ पाते हैं, वो हमें तीसरे संगम से ही मिला है। और ये साहित्य कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल है। एक तरफ तोलकाप्यम जैसा ग्रंथ है जो तमिल ग्रामर की नींव है, फिर है एटुतुगाई और पत्तुपाट्टू जो उस समय की कहानियों का संग्रह है, फिर पतिनेम किलकणक्कू जिसमें नैतिकता और सही तरीके से जीवन जीने पर 18 छोटी छोटी किताबें हैं, और हाँ, 2 जबरदस्त महाकाव्य भी हैं, शिलप्पधिकारम और मणिमेकलई। ये सब मिलकर हमें उस जमाने के समाज की एक जीती जागती तस्वीर दिखाते हैं। जैसे कि शिलप्पाधिकारम को ही ले लीजिए। इसे शुरुआती तमिल साहित्य का सबसे चमकदार हीरा भी कहा जाता है। ये कोवलन नाम के एक आदमी और उसकी पत्नी कन्नगी की एक बेहद दर्द भरी कहानी है, पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उस दौर के समाज, उसके उसूलों और इंसाफ को लेकर उनकी सोच का एक बहुत ही पावरफुल रिफ्लेक्शन है। अच्छा, तो साहित्य तो था ही, लेकिन इस युग को एक शक्ल दी थी 3 बड़े राजवंशों ने भी। तो अब बात करते हैं उन 3 ताजधारी राजाओं की जिनके हाथ में उस पूरे इलाके की सत्ता की चाबी थी। तो देखिए, संगम युग की पॉलिटिक्स में 3 ताकतों का दबदबा था, चेर, चोल और पांड्या। चेर, जिनका राज था आज के केरला वाले इलाके में, उनका निशान था धनुष और बाण। फिर थे चोल, कावेरी डेल्टा के राजा, जिनका प्रतीक था बाघ। और आखिर में पांड्या, जो मदुरै से राज करते थे और जिनका निशान था मछली। और ये सिर्फ निशान नहीं थे, ये उनकी अपनी अपनी पहचान थी, उनका ब्रांड था। और इन राजवंशों में एक से बढ़कर एक शासक हुए, जैसे चेर राजा सेंगुतवन, जिन्हें भला चेर भी कहते थे। कहा जाता है कि वो हिमालय तक पहुंच गए थे और उन्होंने ही कन्नगी की पूजा के लिए पत्तिनी पंथ की शुरुआत की थी। दूसरी तरफ थे चोल राजा करिकाल, जिन्होंने वेन्नी की मशहूर लड़ाई में चेर और पांड्य दोनों की मिलीजुली सेना को हरा दिया था और कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। सोचिए जरा। ठीक है, राजाओं और लड़ाइयों की बातें तो हो गई, लेकिन आम आदमी की जिंदगी कैसी थी? वो लोग कैसे जीते थे? अच्छी बात यह है कि संगम कविताएं हमें उस दुनिया की एक बिल्कुल जीती जागती तस्वीर दिखाती हैं। तोलकाप्यम में एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट मिलता है।
उसमें जमीन को 5 अलग-अलग तरह के लैंडस्केप में बांटा गया है। मतलब पहाड़ी इलाके, फिर चारागाह, फिर खेती वाली जमीन, समुद्री किनारे और रेगिस्तान। और कमाल की बात यह है कि हर लैंडस्केप का अपना एक अलग कल्चर था, अपने लोग थे, अपने काम धंधे थे। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं थी, ये जीने का पूरा एक तरीका था। और पता है, इस समाज में महिलाओं का रुतबा भी काफी ऊंचा था। अव्वैयार जैसी महिला कवियत्रियों ने तमिल साहित्य में जबरदस्त योगदान दिया और उनकी बहुत इज्जत थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महिलाओं को अपना जीवन साथी खुद चुनने की आजादी थी। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितनी बड़ी और आगे की सोच वाली बात थी। इस दौर की इकोनॉमी भी काफी मजबूत थी और इसकी जान था ट्रेड, यानी व्यापार। यहाँ से क्या क्या नहीं जाता था बाहर। मसाले जैसे काली मिर्च, अदरक, बेहतरीन कॉटन और सिल्क के कपड़े, हाथी दांत से बनी चीजें, मोती और बेशकीमती पत्थर, ये सब चीजें दुनिया भर में और खासकर रोमन एम्पायर में एक्सपोर्ट होती थीं। और हाँ, ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं था। बदले में दक्षिण भारत में भी चीजें आती थीं, जैसे घोड़े, बढ़िया वाइन और सबसे जरूरी चीज रोमन साम्राज्य के सोने और चांदी के सिक्के। तमिलनाडु में आज भी कई जगहों पर ये रोमन सिक्के मिलते हैं, जो इस जबरदस्त व्यापार का पक्का सबूत है। तो हर अच्छे दौर की तरह संगम युग का भी एक दिन अंत हुआ, लेकिन इसका जो असर था, इसकी जो छाप थी, वो आज भी महसूस की जा सकती है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं इसकी विरासत पर, जो आज भी जिंदा है। हुआ ये कि 3री सदी ईस्वी आते आते इन बड़े राज्यों की ताकत कमजोर पड़ने लगी। इसके बाद कलभरों का आक्रमण हुआ। ये एक ऐसा दौर है जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए इतिहासकार इसे अक्सर डार्क एज या अंधकार युग भी कह देते हैं। पर यह एक तरह से फुल स्टॉप नहीं था, बस एक कॉमा था, क्योंकि 6ठी सदी तक पांड्य जैसी ताकतें फिर से सिर उठाने लगी थी। और यही संगम युग की सबसे बड़ी देन है। इसने दक्षिण भारत के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक जीवन की वो बुनियाद रखी, वो नींव डाली जिस पर आने वाली सदियों में बड़ी बड़ी सल्तनतें खड़ी हुईं। सत्ताएं आईं और चली गईं, बड़े बड़े राज गिर गए, लेकिन एक चीज थी जो हमेशा के लिए जिंदा रह गई, और वो थी कहानियां, वो कविताएं, वो विचार जो इस युग की मिट्टी में पैदा हुए थे। और इस सोच को इस युग के सबसे बड़े ग्रंथों में से एक तिरुकुरल की ये बात कितनी खूबसूरती से बताती है कि जिस कुएं से लगातार पानी निकाला जाता है वो कभी नहीं सूखता, उसी तरह विद्वानों का ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता। बिल्कुल साहित्य की तरह ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो बांटने से और बढ़ता है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे हजारों साल पहले लिखे गए ये शब्द, ये कविताएं, ये विचार आज भी हमारी पहचान, हमारी संस्कृति पर अपना असर डालते हैं। कैसे अतीत के शब्द हमारे आज को एक शक्ल देते हैं।